नमस्कार मित्रों, मैं प्रीतेश कुमार आपका होस्ट जैविक नए लेक्चर के साथ फिर से प्रस्तुत हूँ। जो भी नए लोग नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं वह मेरे इंट्रोडक्शन को पढ़ सकते हैं। जैविक सीरीज में लेटर ऑफ क्रेडिट हम देखेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट में हम व्हाट इज एलसी देखेंगे, ऑब्लिगेशन ऑफ डिफरेंट पार्टीज इन एलसी देखेंगे, यानी जो डिफरेंट पार्टीज होती है एलसी का इनका क्या ऑब्लिगेशन होता है, टाइप्स ऑफ एलसी देखेंगे, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस को देखेंगे और इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूसी को देखेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट का डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। A letter of credit or credit letter is a letter from a bank guaranteeing that buyer's payment to a seller will be received on time and for the correct amount. In the event that the buyer is unable to make a payment on the purchase, the bank will be required to cover the full or remaining amount of the purchase. लेटर ऑफ क्रेडिट एक अंडरटेकिंग है। जो बायर होता है उसके बैंक के द्वारा एक अंडरटेकिंग है, वो एक लेटर है जो बायर के पेमेंट को गारंटी करता है। बैंक कहता है कि बायर का पेमेंट अगर आपको नहीं मिलता है तो हम पेमेंट करेंगे। अगर बायर का पेमेंट समय से नहीं मिला या करेक्ट अमाउंट का नहीं मिला तो बेनिफिशियरी को बैंक पेमेंट करेगा। यह अंडरटेकिंग बैंक जो है लिख के देता है। यही लेटर ऑफ क्रेडिट है। क्यों लेटर ऑफ क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ी? ड्यू टू द नेचर ऑफ इंटरनेशनल डीलिंग्स। इंटरनेशनल डीलिंग का जो नेचर है, इसमें जैसे डिस्टेंस, एक्सपोर्टर कहाँ बैठा रहता है, इंपोर्टर कहाँ बैठा रहता है, डिफरेंट लॉज, अलग अलग कंट्री का अलग अलग लॉज होता है। एक दूसरे को एक्सपोर्टर इंपोर्टर एक दूसरे को जानते नहीं है, ना कभी देखे होते हैं। तो इस केस में लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज आज के डेट में बहुत आवश्यक हो गया है। LC लेटर ऑफ क्रेडिट इज ए अंडरटेकिंग ऑफ इशूइंग बैंक ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट। लेटर ऑफ क्रेडिट एप्लीकेंट के बिहाफ पर इशूइंग बैंक के द्वारा एक अंडरटेकिंग है इन फेवर ऑफ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी के फेवर में, टू मेक पेमेंट टू बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी को पेमेंट देने के लिए, ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर LC। यानी बैंक कहता है कि अगर बेनिफिशियरी LC के अनुसार अगर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है तो मैं एप्लीकेंट के बिहाफ पर बैंक जो है बेनिफिशियरी को पेमेंट कर देगा। बैंक यह कहता है। यही लेटर ऑफ क्रेडिट है। देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट में एक इंपोर्टर होता है, एक एक्सपोर्टर होता है। दोनों के बीच में सेल कॉन्ट्रैक्ट आता है। एक्सपोर्टर बोलता है कि ठीक है, आप लेटर ऑफ क्रेडिट मुझे भेज दीजिए। इंपोर्टर जो अपने बैंक को अप्रोच करता है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए। इशूइंग बैंक जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, यानी इंपोर्टर के बिहाफ पर जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है उसको इशूइंग बैंक करते हैं। वह जो है लेटर ऑफ क्रेडिट नेगोशिएटिंग बैंक को भेजेगा। नेगोशिएटिंग बैंक जो है इस लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सपोर्टर को भेज देगा। एक्सपोर्टर को जैसे ओवरव्यू अभी मैं बता रहा हूँ, डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। एक्सपोर्टर को जैसे ही यह लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाता है, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाता है, तो वह शिपमेंट कर देगा, यानी वह सामान जो है भेज देगा इंपोर्टर के पास। उसके बाद जब सामान वह भेज देगा, उसके बाद एक्सपोर्टर क्या करता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है जो लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा हुआ रहता है, वह डॉक्यूमेंट जो है नेगोशिएटिंग बैंक को भेज देता है। नेगोशिएटिंग बैंक जो है वह डॉक्यूमेंट इशूइंग बैंक को भेज देता है। यही मेन लेटर ऑफ क्रेडिट में जो ट्रांजेक्शन होता है यही होता है। अब आगे देखते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, थोड़ा सा और डिटेल में हम समझेंगे क्या क्या होता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। यह जो है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के नाम से भी जाना जाता है। इन LC ऑल पार्टीज डील इन डॉक्यूमेंट्स ओनली, नॉट इन गुड्स एंड सर्विसेज। LC में सभी पार्टियां जो है सिर्फ डॉक्यूमेंट में डील करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में डील नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो गया, अगर एक्सपोर्टर जो है लेटर ऑफ क्रेडिट के अनुसार डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देता है बैंक को, तो बैंक पेमेंट देगा ही देगा। बैंक को कोई मतलब नहीं है कि गुड्स आप भेजे हैं या नहीं भेजे हैं, सर्विसेज आप दिए हैं या नहीं दिए हैं, गुड्स खराब है या अच्छा है। बैंक को सिर्फ मतलब क्या है कि अगर एक्सपोर्टर LC के अनुसार, जो LC मैंने ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर इशू किया है, LC के अनुसार अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है तो बैंक एक्सपोर्टर को यानी बेनिफिशियरी को पेमेंट करेगा ही करेगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन LC, डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा LC में डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर कौन कौन सा देता है? एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता है, इंस्ट्रूमेंट में पढ़े हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। एक एक्सपोर्टर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सपोर्टर अपने ड्रॉवर भी एक्सपोर्टर होता है और पे भी एक्सपोर्टर होता है। तो एक्सपोर्टर जो डॉक्यूमेंट भेजता है LC के, इसमें एक बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा, इनवॉइस रहेगा, यानी जो सामान दिया है, यानी जो शिपमेंट किया है इंपोर्टर को, उसका इनवॉइस होगा ही होगा। डॉक्यूमेंट होगा, जैसे भेजा है, ट्रेन से भेजा है, और एक्सपोर्टर तो होगा तो या तो हवाई जहाज से भेजेगा छोटा सामान है तो, या शिप से भेजेगा, तो उसके अनुसार डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स यह होना बहुत जरूरी है। जैसे रेलवे रिसीट, ट्रांसपोर्ट रिसीट, फ्लाइट रिसीट, यह होना जरूरी थी। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज चाहिए, इनवॉइस चाहिए, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स जो रिसीट होता है, फ्लाइट रिसीट वगैरह वह चाहिए, और एक इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। यह जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो LC में देना होता है एक्सपोर्टर को अपने नेगोशिएटिंग बैंक को। लेटर ऑफ क्रेडिट फ्लो चार्ट। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं बढ़िया से लेटर ऑफ क्रेडिट। पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले कौन कौन से डेफिनेशन और ऑब्लिगेशन देख लेते हैं। एप्लीकेंट टू मेक पेमेंट टू द इशूइंग और ओपनिंग बैंक ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट टू बी मेड इवन इफ गुड्स नॉट रिसीव्ड और डिफेक्टिव गुड्स रिसीव्ड इन LC ऑल पार्टी डीलिंग डॉक्यूमेंट्स ओनली। एप्लीकेंट का क्या ऑब्लिगेशन होता है? एप्लीकेंट वह होता है जो इशूइंग बैंक को यह कहता है
कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट बेनिफिशियरी के फेवर में इशू कीजिए, वह एप्लीकेंट हो जाता है। एप्लीकेंट का क्या ऑब्लिगेशन होता है? एप्लीकेंट का ऑब्लिगेशन यह होता है कि जब इशूइंग बैंक यानी जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है उसको जब डॉक्यूमेंट मिल जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट के अनुसार, बेनिफिशियरी उसको भेज देता है, डॉक्यूमेंट जब मिल जाता है और वह डॉक्यूमेंट फिर से एप्लीकेंट को देगा इशूइंग बैंक, तो उस समय एप्लीकेंट इशूइंग बैंक को पेमेंट दे, यानी जो लेटर ऑफ क्रेडिट कौन सा जो पेमेंट है वह पेमेंट इशूइंग बैंक को दे, यह एप्लीकेंट का ऑब्लिगेशन होता है। इशूइंग बैंक कौन सा को देगी? इशूइंग बैंक इज अल्टीमेट पेयर ऑफ एलसी। इशूइंग बैंक कौन सा होता है? एप्लीकेंट जिस बैंक को अप्रोच करता है एलसी इशू करने के लिए उसी को इशूइंग बैंक कहते हैं या ओपनिंग बैंक कहते हैं। तो इशूइंग बैंक इज अल्टीमेट पेयर ऑफ एलसी होता है, यानी एलसी का अल्टीमेट पेमेंट करने वाला जो होता है वह इशूइंग बैंक ही होता है। एंड ऑब्लाइज टू मेक पेमेंट टू नॉमिनेटेड बैंक आफ्टर चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स। नॉमिनेटेड बैंक जो है जब बेनिफिशियरी नॉमिनेटेड बैंक को डॉक्यूमेंट देता है, नॉमिनेटेड बैंक इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट देता है, तो इशूइंग बैंक डॉक्यूमेंट को चेक करेगा। चेक करने के बाद जो है वह जो पेमेंट है इशूइंग बैंक को जो देना है वह नॉमिनेटेड बैंक को भेज देगा। तो टाइम लिमिट टू चेक डॉक्यूमेंट, टाइम लिमिट होता है, ऐसा नहीं है कि इशूइंग बैंक को नॉमिनेटेड बैंक डॉक्यूमेंट भेजता है और इशूइंग बैंक उसको जो है ठंडे बस्ते में डाले रहता है। टाइम लिमिट होता है कि इशूइंग बैंक को 5 दिन के अंदर जो है डॉक्यूमेंट को चेक करना ही करना है, अगर नहीं चेक करता है तो मान लिया जाता है कि चेक हो गया है और इशूइंग बैंक को पेमेंट जो है देना पड़ता है नॉमिनेटेड बैंक को। एडवाइजिंग बैंक बीच में एक बैंक आता है टू वेरीफाई जेन्युइननेस ऑफ एलसी, यानी एलसी के जेन्युइननेस चेक करने के लिए एक एडवाइजिंग बैंक जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ जो एलसी इशूइंग बैंक इशू करती है उसका जेन्युइननेस चेक करता है। बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर या सेलर होता है, इसका क्या काम होता है? टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स टू नॉमिनेटेड बैंक विद इन वैलिडिटी पीरियड मैक्सिमम 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। यानी जब इंपोर्टर को एक्सपोर्टर सामान भेज देता है, एक्सपोर्टर को एलसी मिल जाता है एक्सपोर्टर को, यानी इशूइंग बैंक जो है नेगोशिएटिंग बैंक को भेज देते हैं, नेगोशिएटिंग बैंक एक्सपोर्टर को एलसी दे देता है। एक्सपोर्टर जैसे एलसी एक्सपोर्टर को मिलता है तो यह शिपमेंट कर देता है। शिपमेंट करने के 21 दिन के तक, मैक्सिमम 21 दिन तक एक्सपोर्टर को सारे डॉक्यूमेंट अपने अरेंज कर लेने हैं। कौन कौन सा? बिल ऑफ एक्सचेंज, इनवॉइस, इंश्योरेंस और रिसीट होता है, फ्लाइट रिसीट वगैरह होता है, वह डॉक्यूमेंट अरेंज करके इसको अपने नॉमिनेटेड यानी नेगोशिएटिंग बैंक को दे देना होता है। नॉमिनेटेड और नेगोशिएटिंग बैंक एक ही होता है, नॉमिनेटेड बैंक को दे देना होता है, यह बेनिफिशियरी का काम है, ऑब्लिगेशन है। अब देखिए नॉमिनेटेड बैंक का क्या ऑब्लिगेशन है। नॉमिनेटेड बैंक टू चेक द डॉक्यूमेंट एज पर एलसी, यानी जैसे ही इशूइंग बैंक एलसी भेजता है नॉमिनेटेड बैंक को या नेगोशिएटिंग बैंक को, दोनों एक ही होते हैं, इसको एलसी भेजता है। जैसे शिपमेंट एक्सपोर्टर कर देता है उसके 21 दिन में जो है वह जो भी डॉक्यूमेंट होगा एलसी के अनुसार वह नॉमिनेटेड बैंक को देगा। नॉमिनेटेड बैंक का काम यह होगा कि वह एलसी को पढ़े और उस अनुसार जो है देख ले डॉक्यूमेंट की एक्सपोर्टर दिया है या नहीं दिया, या एक्सपोर्टर ने अगर दे दिया है डॉक्यूमेंट तो 5 दिन के अंदर, डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के 5 दिन तक विद इन 5 बैंकिंग डेज आपको नॉमिनेटेड या नेगोशिएटिंग बैंक को एक्सपोर्टर को पेमेंट दे देना होता है। कंफर्मिंग बैंक, द बैंक विच गिव्स गारंटी ऑफ पेमेंट बाय द ओपनिंग और इशूइंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक देखिए क्या होता है। अब नेगोशिएटिंग बैंक जो है वह कहता है कि हमको इशूइंग बैंक पर विश्वास नहीं है। नेगोशिएटिंग बैंक जो है वह यह कहता है कि मुझे इशूइंग बैंक पर विश्वास नहीं है, कोई दूसरा बैंक इसकी गारंटी दे। वह ऐसे बोलता है कि कोई दूसरा बैंक इसकी गारंटी दे। नेगोशिएटिंग बैंक यह कहता है कि मुझे इशूइंग बैंक पर विश्वास नहीं है, इशूइंग बैंक की कोई गारंटी दे कि अगर इशूइंग बैंक इन केस ऑफ इशूइंग बैंक पेमेंट करने में डिफॉल्ट होता है तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो जो बैंक गारंटी देती है इशूइंग बैंक का वही कंफर्मिंग बैंक कहलाती है। ठीक है, अगर कंफर्मिंग बैंक के द्वारा कोई एलसी कंफर्म किया जाता है तो उस एलसी को हम कंफर्म एलसी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ एलसी के कितने प्रकार होते हैं। कंफर्म एलसी, यह हम लोगों ने देख लिया कंफर्म एलसी क्या होता है। जो कंफर्मिंग बैंक के द्वारा कंफर्म किया गया होता है वो कंफर्म एलसी होता है। साइट एलसी, साइट से ही पता लगता है ऑन डिमांड एलसी। और यूजांस एलसी, यूजांस से पता लगता है ऑन ड्यू डेट। साइट एलसी में क्या होता है, जैसे एलसी प्रोवाइड किया था एप्लीकेंट रिसीव डॉक्यूमेंट ओनली आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स, जैसे वह पेमेंट करता है तैसे ही उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है एप्लीकेंट को। यूजांस एलसी में देखिए क्या होता है कि एप्लीकेंट रिसीव्स डॉक्यूमेंट ऑन एक्सेप्टेंस बट मेक्स पेमेंट लेटर ऑन ड्यू डेट। यूजांस एलसी में एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट तो रिसीव हो जाता है, एक्सेप्टेंस के द्वारा जो है डॉक्यूमेंट वो एक्सेप्ट कर देता है, डॉक्यूमेंट रिसीव कर देता है, लेकिन पेमेंट जो है ड्यू। रिवोकेबल एलसी, रिवोकेबल एलसी, द एलसी कैन बी कैंसिल्ड और अमेंडेड विदाउट कंसेंट ऑफ बेनिफिशियरी। रिवोकेबल एलसी एक ऐसा एलसी होता है जो कैंसिल्ड और अमेंड किया जा सकता है बिना बेनिफिशियरी के कंसेंट के। इररिवोकेबल एलसी, इट कैन बी कैंसिल्ड और अमेंडेड विद परमिशन ऑफ ओपनिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक एंड बेनिफिशियरी। यह एक ऐसा एलसी है जो कैंसिल किया जा सकता है या अमेंड किया जा सकता है किसके, तो ओपनिंग बैंक यानी इशूइंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक और बेनिफिशियरी के कंसेंट से या कैंसिल या अमेंड किया जा सकता है। इफ नथिंग इज रिटन ऑन एलसी, अगर एलसी पर कुछ नहीं लिखा हुआ है यानी कुछ लिखा ही नहीं है कि भाई एलसी रिवोकेबल है या इररिवोकेबल है, तो वह एलसी जो होगा वह इररिवोकेबल एलसी होगा।
विथ रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स एलसी, यानी एलसी एक एलसी विथ रिकोर्स मैंने लाइबिलिटी होता है, तो विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स एलसी। विथ रिकोर्स एलसी, रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ एलसी टू नेगोशिएटिंग एलसी बैंक लाइज विद बेनिफिशियरी, यानी अगर नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट नहीं मिलता है एलसी, नेगोशिएटिंग बैंक ने जो है पेमेंट दे दिया बेनिफिशियरी को, अब क्या है कि नेगोशिएटिंग बैंक को इशूइंग बैंक से पेमेंट नहीं मिल रहा है या डिफॉल्ट हो रहा है, तो इस केस में बेनिफिशियरी लायबल होगा। तो यही है विथ इशू रिकोर्स, यानी ऐसा एलसी जिसका लायबिलिटी अभी भी बेनिफिशियरी पर है। विदाउट रिकोर्स, द बेनिफिशियरी कैन एक्सक्लूड दिस लायबिलिटी बाय एडिंग बिल द फॉलोइंग वर्ड्स विदाउट रिकोर्स, यानी वह बिल पर यानी वह एलसी पर विदाउट रिकोर्स शब्द लिख देगा और बेनिफिशियरी अपने आप को इस लायबिलिटी से मुक्त कर लेगा। यानी कि अगर रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट यानी पेमेंट अगर नेगोशिएटिंग बैंक को नहीं मिलता है किसी कारणवश से, नॉमिनेटेड या नेगोशिएटिंग बैंक को किसी कारणवश पेमेंट नहीं मिलता है, तो उसका रिस्क नॉमिनेटेड और नेगोशिएटिंग बैंक का नहीं होगा, बेनिफिशियरी का नहीं होगा। तो यही होता है विदाउट रिकोर्स, यानी बेनिफिशियरी और विदाउट रिकोर्स, बिना लायबिलिटी के, और विथ रिकोर्स विथ लायबिलिटी बेनिफिशियरी के लिए। मोस्ट सेफ एलसी फॉर बेनिफिशियरी, सबसे बेनिफिशियरी के लिए कौन सा एलसी सबसे सेफ है? तो कंफर्म होना चाहिए वो एलसी, कंफर्मिंग बैंक के द्वारा अगर कंफर्म है, इररिवोकेबल हो, यानी विदाउट कंसेंट जो है, विदाउट बेनिफिशियरी ओपनिंग बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक के उसमें कोई अमेंडमेंट ना हो, कैंसिल ना हो, यानी इररिवोकेबल हो, और विदाउट रिकोर्स यानी उसमें कोई लायबिलिटी नहीं हो बेनिफिशियरी का, यानी वैसा एलसी जो कंफर्म भी हो, इररिवोकेबल हो और विदाउट रिकोर्स हो, यह एलसी जो है बेनिफिशियरी के लिए सबसे बढ़िया एलसी होता है। रिवॉल्विंग एलसी, दिस एलसी प्रोवाइड्स फॉर रिपीटेड नेगोशिएशन ऑन द कंडीशन that documents under previous negotiation have been paid by applicant. This LC function like CC limit. इस LC में देखिए क्या होता है, यह रिपीटेड इसका नेगोशिएशन होता है ऑन द कंडीशन दैट डॉक्यूमेंट अंडर प्रीवियस नेगोशिएशन। लेकिन इसमें क्या है कि पहले वाले LC का जो पेमेंट है, यानी जो LC का जो पेमेंट है वह जो है बैंक के द्वारा, इशूइंग बैंक के द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो, तो फिर दोबारा वह इशूइंग बैंक फिर से LC इशू कर सकता है उसी, जिसको रिवॉल्विंग, वह बार बार रिवॉल्व होते रहता है, बार बार घूमते रहता है। स्टैंड बाई LC, दिस एलसी इशूड इन प्लेस ऑफ बैंक गारंटी, बैंक गारंटी के प्लेस पर यह एलसी इशू किया जाता है, यानी बैंक गारंटी की जगह पर बैंक गारंटी के ना इशू करके यह एलसी इशू किया जाता है, तो स्टैंड बाई एलसी इशू होता है। ट्रांसफरेबल एलसी, दिस एलसी कैन बी ट्रांसफर्ड बाई ओरिजिनल बेनिफिशियरी टू सेकंड बेनिफिशियरी, यह एलसी ट्रांसफरेबल एलसी ऐसा एलसी होता है जो ओरिजिनल बेनिफिशियरी है वह किसी सेकंड बेनिफिशियरी को ट्रांसफर कर सकता है, बट सेकंड बेनिफिशियरी कांट ट्रांसफर इट फर्दर, लेकिन सेकंड बेनिफिशियरी फिर आगे इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इसका मतलब एलसी कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली वंस, ये इस तरीके का जो एलसी होता है, जो ट्रांसफरेबल एलसी होता है, वो सिर्फ एक बार एलसी ट्रांसफर हो सकता है, यानी जो ओरिजिनल बेनिफिशियरी है वो किसी सेकंड बेनिफिशियरी को ट्रांसफर कर सकता है, सेकंड बेनिफिशियरी फिर से इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है। बैक टू बैक एलसी, इट इज सेकंड एलसी इशूड ऑन सिक्योरिटी ऑफ ओरिजिनल एलसी और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बेनिफिशियरी बाई बेनिफिशियरी बैंक इन फेवर ऑफ बेनिफिशियरी सेलर। देखिए बैक टू बैक एलसी क्या होता है कि एलसी जब भी इशू होता है तो इसके एवज में बैंक सिक्योरिटी लेती है, बिना सिक्योरिटी के बैंक इशू नहीं करती है एलसी, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लेके ही जाए मैक्सिमम केस में। अब क्या है, उसी सिक्योरिटी पर, वही जो सिक्योरिटी है, एक नया एलसी जो है बेनिफिशियरी के रिक्वेस्ट पर बेनिफिशियरी के रिक्वेस्ट पर बेनिफिशियरी बैंक इशू कर देता है सेलर के पेपर में, तो इसको बैक टू बैक एलसी कहते हैं। रेट क्लॉज एलसी, अंडर दिस एलसी बेनिफिशियरी इज अलाउड सम एडवांसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। रेट क्लॉज एलसी कैसा होता है, बेनिफिशियरी को शिपमेंट से पहले, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से पहले कुछ एडवांस, यानी बेनिफिशियरी है उसको गुड्स भेजना है इंपोर्टर को गुड भेजना है, तो बैंक क्या करती है इस केस में, कुछ एडवांस उसको पेमेंट कर देती है कि आप गुड्स को तैयार कीजिए, यानी गुड्स को बनाइए, गुड्स को मैन्युफैक्चर कीजिए। तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर बैंक जो है कुछ एडवांस दे देती है, उस एलसी में वह प्रोविजन रहता है डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने से पहले, तो इसको रेट एलसी कहते हैं। ग्रीन क्लॉज एलसी, दिस एलसी प्रोवाइड्स एडवांस फॉर वेयर हाउस स्टोरेज, यानी वेयर हाउस स्टोरेज के लिए एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स, यानी गुड्स शिपमेंट होने से पहले वेयर हाउस यानी शिपमेंट पर वेयर हाउस में रखने के लिए अगर कोई एलसी उसमें एडवांस अगर प्रोवाइड करती है तो उसको ग्रीन क्लॉज एलसी कहते हैं। ग्रीन क्लॉज एलसी जो होता है रेड क्लॉज एलसी का ही एक्सटेंशन होता है, एक तरीके का एक्सटेंशन होता है, और या किसी किसी केस में बेनिफिशियरी को रेड क्लॉज एलसी के अनुसार भी जो है एडवांस देता है। यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, यूसीपी, यूसीपी आर द रूल्स टू रेगुलेट एलसी ट्रांजेक्शन। यूसीपी एक ऐसा रूल है जो एलसी ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करता है। इट इज फ्रेम्ड बाय आईसीसी पेरिस, यह आईसीसी पेरिस इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा फ्रेम किया गया है। प्रेजेंट एडिशन जो यूसीपी का चल रहा है उसका नाम है यूसीपीडीसी 600, या 1/7/2007 से चल रहा है। यूसीपीडीसी यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इसका फुल फॉर्म होता है। यूसीपी अप्लाइज टू इनलैंड एलसी, फॉरेन एलसी व्हेन प्रोविजन इज मेड फॉर यूसीपी एप्लीकेशन इन द एलसी, सॉरी एलसी लिखना चाहिए था। तो यूसीपी अप्लाइज टू इनलैंड और एलसी, यूसीपी एलसी और फॉरेन एलसी दोनों में अप्लाई होता है अगर यूसीपी एप्लीकेशन जो है एलसी पर मेंशन किया गया है। इफ प्रोविजन ऑफ एलसी एंड यूसीपी आर कंट्राडिक्टरी, अगर यूसीपी एलसी और यूसीपी का प्रोविजन, यानी एलसी में कुछ प्रोविजन लिखा हुआ है और यूसीपी में कुछ प्रोविजन लिखा हुआ है,
और दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यानी किसी चीज़ पर चल रहा है यानी और उसमें कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो एलसी में जो लिखा हुआ प्रोविजन होगा वही ट्रिगर होगा। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूसीपी, यूसीपी का इंपॉर्टेंट फीचर्स देखिए। ऑल पार्टीज इन एलसी डील इन डॉक्यूमेंट्स नॉट इन गुड्स। जितने भी पार्टी हैं ये डॉक्यूमेंट में डील करते हैं, गुड्स में नहीं डील करते हैं, पहले आपको बता दिया है। इफ डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज अर्लियर देन डेट ऑफ एलसी, अगर एलसी के डेट से पहले डेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, यानी एक्सपोर्टर जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा है वह एलसी के डेट के पहले का डॉक्यूमेंट है, देन दिस डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड, ये डॉक्यूमेंट वैलिड होता है और पेमेंट दे दिया जाएगा अगर अदरवाइज इन ऑर्डर होगा तो, यानी अगर ऑर्डर में है और एलसी के डेट से पहले का डॉक्यूमेंट का डेट है तो कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट दे दिया जाएगा। कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज, इनवॉइस, इंश्योरेंस और फ्लाइट रिसीट। टॉलरेंस, यूसीपी में कुछ टॉलरेंस लेवल दिया गया, यानी कभी कभी होता क्या है कि व्हेन अमाउंट इज रिटेन एज अप्रॉक्सीमेट इन एलसी, यानी एलसी में जो अमाउंट रिटेन होता है वो अप्रॉक्सीमेट होता है, लिख दिया, यानी 10,000 अप्रॉक्स। तो इस केस में जो अमाउंट डॉक्यूमेंट का जो इनवॉइस का अमाउंट होगा और एलसी में जो अमाउंट होगा उसमें वेरिएशन जो होता है ±10% का हो सकता है, यानी 10,000 अप्रॉक्स लिख दिया एलसी में, 10,000 अप्रॉक्स लिखा रहना चाहिए। अप्रॉक्स नहीं अगर लिखा हुआ तब तो एकदम नेट 10,000 का ही डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, अगर अप्रॉक्स लिख देता है तो ±10% चल सकता है। इफ क्वांटिटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन एलसी, अगर एलसी में क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, देन वेरिएशन इन डॉक्यूमेंट्स कैन बी ±5%, यानी एलसी में जो क्वांटिटी दिया गया उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, एकदम ओनली करके या कुछ ऐसा शब्द करके उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, तो डॉक्यूमेंट यानी जो इनवॉइस होगा उसमें जो क्वांटिटी लिखा होगा या बिल ऑफ लैडिंग में जो क्वांटिटी लिखा होगा और एलसी में जो क्वांटिटी लिखा होगा उस +-5 का ही डिफरेंस चलेगा। नंबर ऑफ डेज इन एलसी इफ डेट इज मेंशन्ड एज ऑन और अबाउट, अगर एलसी में डेट ऑन और अबाउट करके लिखा हुआ है, ऑन और अबाउट 3/3/2016, तो जो वेरिएशन दिया जाएगा इस केस में वो 5 कैलेंडर डे का वेरिएशन दिया जाएगा बिफोर और अर्लियर, यानी ऑन और अबाउट 3/3/2016 दिया गया, तो इसके डेट में जो वेरिएशन होगा यानी आपके इनवॉइस और एलसी के डेट में ±5 दिन का वेरिएशन हो सकता है, यानी जो डॉक्यूमेंट होगा वो 5 दिन के बाद का भी हो सकता है, 3 और 5 दिन के पहले तक का भी हो सकता है। इफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट गिवन इन एलसी देन इंश्योरेंस विल बी 110% ऑफ सीआईएफ वैल्यू, अगर अमाउंट एलसी में अमाउंट का इंश्योरेंस नहीं दिया गया है तो हमको इंश्योरेंस कितने का लेना है, तो जो सीआईएफ वैल्यू होगा उसका 110% लेना है। सीआईएफ क्या होता है, सीआईएफ में कॉस्ट होता है, गुड्स का कॉस्ट होता है, इंश्योरेंस का जो दाम होता है वह इसमें जुड़ा हुआ था, फ्लाइट का जो है दाम होता है वह जुड़ा होता है, ये तीनों जोड़ के जो है सीआई उसका जो वैल्यू आएगा इसका 110% तक हमको इंश्योरेंस लेना है अगर एलसी में इंश्योरेंस का वैल्यू नहीं दिया गया है। इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ यूसीपी, यूसीपी में जो कुछ शब्द दिया गया उसका इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन। इफ मंथ इज गिवन एज बिगिनिंग ऑफ मंथ इट विल बी, अगर एलसीपी में कहीं लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ मंथ तो इसको क्या इंटरप्रेट करेंगे, इसका इंटरप्रेट यही करेंगे 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक उस मंथ का। अगर एलसी में लिखा हुआ है मिडिल ऑफ द मंथ तो क्या इंटरप्रेट करेंगे, लिखा हो तो 11 तारीख से 20 तारीख, मिडिल ऑफ द मंथ का अर्थ यह होता है। उसका एंड ऑफ द मंथ अगर लिखा तो क्या इंटरप्रेट करेंगे, तो 21 तारीख से लास्ट डेट ऑफ द मंथ, यह जो है इंटरप्रिटेशन है। अगर एलसी में लिखा हुआ है फर्स्ट हाफ ऑफ मंथ जिसका मतलब 1 से 15 तारीख, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ तो 16 से लास्ट डेट। इनको टर्म्स यूज होता है एलसी में, इसमें देखिए क्या होता है, इनको टर्म्स 2020, ठीक है ना। देखिए ये जो ब्लू वाला है ना इस सेलर की लायबिलिटी है या एक्सपोर्टर की लायबिलिटी है, इस पॉइंट पर आके जो है रिस्क ट्रांसफर हो जाता है, और ये जो लाल वाला है क्या मालूम कौन सा है कलर, ऑरेंज वाला है, यह जो है बायर की लायबिलिटी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर एलसी में लिखा हुआ है EXW X1 तो इसका अर्थ होता है कि सेलर के कंपनी तक ही सेलर की लायबिलिटी है, यानी सामान जब तक सेलर की कंपनी में रहता है तब तक ही सेलर की लायबिलिटी है, उसके बाद जो है जैसे ही से सेलर की कंपनी से सामान बाहर निकलता है तो बायर की लायबिलिटी हो जाती है। अगर लिखा हुआ FCA फ्री कैरियर तो इसका अर्थ होता है जो फर्स्ट कैरियर होगा, यानी सेलर ने सामान निकालने का जो पहले बार जो कैरियर होगा उस सामान को पहुंचाने वाला, वहां तक सेलर की जिम्मेदारी है, उसके बाद बायर की जिम्मेदारी हो जाती है। FASF फ्री अलोंग साइड शिप है, इसका अर्थ यह होता है कि शिप में जब चढ़ने जाता है सामान तो वहां तक जो है एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी है, उसके बाद जो है बायर की जिम्मेदारी होता है। तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें इनको टर्म्स दिया हुआ है उस तरीके से। बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ कल 2 पॉइंट रह गया तो उसको देख लेते हैं आज। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, तो देखिए इसमें यही है कि प्रोविजनरी नोट का जो कैलकुलेशन ड्यू डेट का कैलकुलेशन होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट का कैलकुलेशन मैंने बताया था उसी के वैसे ही है, बस उसमें ग्रेस पीरियड ऐड नहीं किया जाता, ग्रेस पीरियड का उसमें कोई प्रावधान नहीं होता है, तो ये प्रोविजनरी नोट में बस यह ध्यान है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल देखिए क्या होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल जैसे ए बिल का ड्रॉअर है, ये ड्रॉ करता है बिल ऑफ एक्सचेंज और बी को कहता है कि आप सी को पेमेंट कर दीजिएगा, और यूसांस बिल ड्रॉ करता है, यानी यह बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखता क्या है कि 2 महीने बाद जो है ए बी को बिल ऑफ एक्सचेंज देता है, ये बी तो यहाँ पे ए ड्रॉअर हो जाता है और बी जो होता है ड्रॉई होता है जो पेमेंट करेगा, और सी जो होता है पेई होता है जिसको पेमेंट मिलने वाला है।
ये जो है यूसांस बिल ऑफ एक्सचेंज 2 महीने का जिसमें टर्म है, 2 महीने बाद ड्यू डेट आता है, सी को देता है, यानी उसमें लिखा जो रहता है उस बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखा रहता है, बी जो है 2 महीने बाद बिल ऑफ एक्सचेंज के डेट के 2 महीने बाद जो है सी को पे करेगा। अब इसी बीच में सी को जरूरत आ रही है पैसे की, कि पैसे नहीं है उसको कुछ मैन्युफैक्चर करना है या कुछ काम करना बिजनेस से रिलेटेड सी को, और उसके बाद सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज कागज का पत्र होता है, उसको लेके तो क्या करेगा, पैसा तो उसको मिलना चाहिए ना, लेकिन वह एक्सेप्ट उसमें तो लिखा हुआ है भाई 2 महीने बाद मिलेगा, तो 2 महीने के लिए क्या करता है, यह बिल ऑफ एक्सचेंज ले जाके यह अपने बैंक को देता है। बैंक जो है सी की क्रेडिट को देखते हुए, सी का साख देखते हुए, सारी चीजें देखते हुए, बैंक जो होता है इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक डिस्काउंटिंग रेट पर खरीद लेता है, खरीदता नहीं है मतलब ले लेता है, यानी वह जो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पेमेंट लिखा रहता है उससे कुछ कम पेमेंट पर जो है बैंक, यानी डिस्काउंटिंग रेट होता है उस रेट से कम कर देता है उस बिल ऑफ एक्सचेंज का वैल्यू और उसको खरीद लेता है। यही डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, और उतना पेमेंट जो है सी को फिलहाल दे देता है। फिर सी के बाद जब ड्रॉई 2 महीने बाद ड्रॉई जो है सी को पेमेंट देता है, तो सी जो है उस बैंक को जाकर पेमेंट भर देता है जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का होता है। तो यही जो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता है। डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव, जो आप कर सकते हो वो कीजिए, जो है आपके पास उसके साथ कीजिए, वेर यू आर, और जहाँ पे है वहाँ पे कीजिए। टेडी रूजवेल्ट के द्वारा बोला गया कोटेशन है। टेडी रूजवेल्ट जो है 26 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं। ठीक है, अगला लेक्चर जो होगा सार्फेसी एक्ट 2002 पर होगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। थैंक यू।